पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने में सिर्फ चंद दिन रह गए हैं और आपको पता है कि हम अब हर रोज किसी एक टीम को डिस्कस करते हैं, उनके स्क्वाड को डिस्कस करते हैं। आज जिस टीम को हम डिस्कस करेंगे, मुझे लगता है कि उनकी बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। हां, दोपहर तक मुझे यह लग रहा था कि इनकी बॉलिंग थोड़ी सी वीक है, लेकिन जब मैंने इनके स्क्वाड को देखा तो वीक एक ठीक वर्ड नहीं है, शायद बॉलिंग इनकी स्ट्रेंथ नहीं है। अब तक आप सबने गेस कर लिया होगा। यस, आज हम पिशावर ज़ल्मी को डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे भाई बहन दुनिया भर में आज ईद मना रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और पाकिस्तान में इंशाल्लाह कल है ईद, आज चांद रात है। ईद की क्या ही खुशियां, मतलब मेरा पैगाम सिर्फ आपको यह है कि अगर आपके माँ बाप हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, तो आप ईद की खुशियां मनाएं। क्योंकि ईद, माँ बाप ना हो, माँ बाप दुनिया से रुखसत हो जाएं, तो क्या ही फिर ईद। मेरे अब्बू नहीं है, 2015 में अब्बू की डेथ हो गई थी। सो मेरे लिए तो ईद जब भी आती है एक रिमाइंडर होता है वो मेरे लिए कि अब्बू अब नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि उसकी एक वजह है, बड़ी लॉजिकल वजह है। मैं उस जनरेशन में से हूं जो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते थे अपने फादर के साथ। ऑब्वियसली बहुत प्यार करते थे वो, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन एक झिझक होती थी उनसे बात करने की, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट, एक डर, एक खौफ। मतलब मैंने आज तक के, अब तो है ही नहीं है वो, मैंने 25 साल उनके साथ गुजारे, फिर उनकी डेथ हो गई। मैंने 25 साल में एक दफा कभी अपने अब्बू को यह नहीं कहा कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है। और मेरे लिए ईद पता क्या थी, हम इतना डरते थे, कंफर्ट जोन नहीं था, इतना डरते थे उनसे। मेरे लिए बचपन में ईद पता क्या थी? ऑब्वियसली हम सुबह ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, वहां से कब्रिस्तान जाते हैं। तो जब हम ईद की नमाज पढ़ने जाते थे, कब्रिस्तान वॉकिंग डिस्टेंस पे होता था, तो मैं ईद के ईद बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने अब्बू का हाथ पकड़ता था और उनके साथ वॉक करता था। क्योंकि सारे बच्चे उस दिन अपने वालिद का हाथ पकड़ के उनके साथ वॉक कर रहे होते थे। तो मेरे अंदर एज ए चाइल्ड एक कॉन्फिडेंस आ जाता था कि आज मैं इनका हाथ पकड़ सकता हूं। एक डर था, एक खौफ था, एक झिझक थी। काश वो टाइम वापस आ जाए और अब मैं रोज उनका हाथ पकड़ना चाहता हूं। आज जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन अब्बू नहीं है। कोई मजा नहीं है ईद का। अगर आपके पेरेंट्स हैं, एंजॉय करो, ये टाइम फिर नहीं आना। अगर पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हो, अपनी फैमिली से दूर हो, कुछ भी करके ईद में घर वापस जाया करो यार। यही दिन होते हैं, बस सारी जिंदगी काम ही करना है, सारी जिंदगी पैसे ही कमाने हैं। मुझे याद है जब पहली ईद हुई अब्बू की डेथ के बाद 2016 में, तो आदत थी ना सुबह नमाज के बाद कब्रिस्तान जाना, फिर घर आना, अम्मी को मिलना, फिर कुछ मीठा खाना जो हमारे पाकिस्तान में होता है। तो मैं ईद की नमाज के बाद घर ही नहीं आया था। मैं 5-6 घंटे कहीं घूमता रहा हूं, क्योंकि घर माहौल ही बड़ा अजीब था। अम्मी ऑब्वियसली रोती थी सारा दिन। तो मैं 5-6 घंटे घर नहीं आया कि मैं घर जाके कैसे फेस करूंगा अपनी वालदा को, अपने घर वालों को, पता नहीं, बहुत मुश्किल टाइम था। अब जब भी ईद आती है तो वो सारी चीजें वापस आती हैं, और साल के बाकी दिन मैं इस बारे में सोचता ही नहीं हूं। बंदे ना बड़े सख्त होते हैं, मर्द बड़े सख्त होते हैं। वो बस एक ईगो में रहते हैं कि नहीं, हम नहीं सोचते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम स्ट्रांग हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में भी एक दिन आता है
जब हम वीक पड़ जाते हैं। तो आप सबको जफ्फी डाल के ईद मुबारक। कल पाकिस्तान में ईद है, इंशाल्लाह ताला अपने पेरेंट्स के साथ ईद मनाएं, ईद की खुशियां एंजॉय करें। पाकिस्तान सुपर लीग 26 मार्च से शुरू हो रही है, इंतजार है आप सबको। कल अगर किसी ने मिस किया है तो हमने कराची किंग्स को कवर किया था, आज पेशावर ज़ल्मी को कवर करेंगे। बारी बारी रोज एक टीम को मैं डिस्कस कर रहा हूं उनके कंप्लीट स्क्वाड के साथ। ये स्क्वाड आपके सामने मौजूद है। अच्छा, ये जो पिक्चर है, ग्राफिक है, ये पाकिस्तान सुपर लीग का ऑफिशियल है और ये इन्होंने खुद अपलोड किया था 2 दिन पहले। अब मैं ये वीडियो बनाऊं, बाद में कोई प्लेयर किसी को रिप्लेस कर दे तो आप लोग कमेंट करके कहोगे कि फलां प्लेयर आ गया, आपने उसकी बात नहीं की। तो ये ऑफिशियल ग्राफिक फिलहाल पाकिस्तान सुपर लीग के पेज से मैंने आज लिया है। आप ये 20 मार्च को वीडियो देख रहे हैं, अभी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं दोपहर को 4 बजे। तो अगर बाद में रात को कोई किसी को रिप्लेस कर दे, क्योंकि वहां बांग्लादेश ने भी अभी एनओसी शायद नहीं दिए, सो बांग्लादेश के भी शरफुल इस्लाम नजर आ रहे हैं। सो समझना है आपने कि फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हम उसके अकॉर्डिंग ही इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने जब पेशावर ज़ल्मी, ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, जब PSL का ऑक्शन आया, तो तब भी हाजी अकरम साहब ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया प्रोबेबली बॉलिंग के ऊपर। इमेज मेरा यही था पेशावर ज़ल्मी के हवाले से कि इनकी बॉलिंग कंप्लीट नहीं है, और आज दोपहर को रिसर्च करने से पहले मैं यही सोच रहा था कि इनकी बॉलिंग वीक है। सो अभी जब मैं वीडियो बनाने के लिए फाइनल सारा डेटा इकट्ठा कर रहा था, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि वीक एक ठीक वर्ड नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है इनकी बॉलिंग। इनकी स्ट्रेंथ है टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, हैवी बैटिंग। यानी पेशावर ज़ल्मी आपको PSL में 210, 220, 230 करती नजर आएगी, लेकिन इनकी बॉलिंग इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है। हाँ, 2-3 करेक्टर्स हैं जिनको मैं भी डिस्कस करूंगा। अगर ये 220 करेंगे ना, तो ये 220 चेज भी करवा सकते हैं। अच्छा, टूर्नामेंट में एक आधी टीम और है जिनकी बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन जब उनकी बारी आएगी उनको हम डिस्कस करेंगे। तो कल जैसे कराची किंग्स को हमने डिस्कस किया था, सेम उसी तरीके से आज मैं पेशावर ज़ल्मी को भी डिस्कस करूंगा। यानी हर एक प्लेयर की बात करेंगे, इसी सीक्वेंस के साथ बात करेंगे। सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम, बहुत 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 डिसअपॉइंट हमें बाबर आजम ने किया हुआ है इंटरनेशनल सतह पे। अगर मैं स्पेसिफिकली T20 फॉर्मेट की बात करूं, यानी बायलैटरल्स में क्या परफॉर्मेंसेज हैं, फलां ओपनिंग पार्टनरशिप, ये सारी बातें साइड पे रख दो। बड़े मैच में हमें बाबर आजम ने कभी मैच निकाल के नहीं दिया। अब स्पेशली जो इंडिया वाली गेम थी कोलंबो में, वो तो बाबर टाइप की नॉक थी ना, रन है बॉल, एक बारी लगानी है, एक एंड रोकना है, एक एंड रोकना इज द राइट वर्ड। वहां भी जो उसकी गेम नहीं है वो करता हुआ आउट हो गया। यानी दुख हमें बाबर आजम ने बहुत दिए हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के प्लान्स में अब बाबर आजम, T20 की बात कर रहा हूं, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान के प्लान में बाबर आजम हैं। आकिब जावेद अगर चले भी जाएं, उनके बाद कोई और भी सेलेक्टर आ जाए, मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम इस टाइम किसी भी कोच की या किसी भी सेलेक्टर की इस टाइम पिक होंगे पाकिस्तान T20 टीम में। और कहीं ना कहीं बाबर को भी अब फैसला करना पड़ेगा कि मैंने पाकिस्तान से T20 क्रिकेट नहीं खेलनी, PSL आप खेलो यार, ऑब्वियसली फैंस के लिए, अपनी इंजॉयमेंट के लिए। फोकस मुझे बाबर का चाहिए वनडे और टेस्ट पे, क्योंकि 27 का ODI वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पाकिस्तान के सीनियर्स को उसमें चिप इन करना पड़ेगा। PSL में बाबर आजम रन करेंगे, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। PSL में वो एंजॉय करते हैं बैटिंग करना, क्योंकि फ्रेंचाइज की तरफ से जब आप खेलते हो, सो आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता। कप्तानी भी आप कर रहे होते हो, सब कुछ एंजॉयमेंट में हो रहा होता है, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता। सो बाबर आजम के फैंस आई एम श्योर हर मैच में टिकट खरीद के जाएंगे, और आपको जाना भी चाहिए, बिकॉज बाबर आजम इस PSL में एक आधा 100 लगाएगा। जिस तरह की विकेटें पाकिस्तान में बननी है, ये पिछले 2 दिन से मौसम बहुत ज्यादा बेहतर था, आज थोड़ी सी दोबारा धूप निकली है, लेकिन PSL थ्रू आउट आपकी है ही गर्मी में। सो गर्मी होनी है, विकेटें आपकी बिल्कुल ड्राई होनी है,
स्पिनर्स को थोड़ी सी मदद मिलेगी, लेकिन बैटिंग के लिए कमाल पिचेस होनी है। और 1 मिनट के लिए अगर मैं जस्ट इमेजिन, मतलब अगर बाबर आजम पीएसएल में भी अल्लाह ना करे रन्स नहीं करते, तो ये बाबर के लिए भी तो गलत बात है ही है, ये पीएसएल लीग के लिए भी बड़ी अजीब बात होगी कि पीएसएल का सबसे बड़ा स्टार, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। सो आई विश बाबर आजम ऑल द बेस्ट, वो अपने फैंस को इंटरटेन करें। लेकिन पीएसएल मिसाल के तौर पे अगर बाबर नंबर 1 या 2 पे भी फिनिश कर देता है, स्टिल आई डोंट थिंक सो कि उसको पाकिस्तान की T20 टीम में होना चाहिए। अब पाकिस्तान सुपर लीग में शदाब परफॉर्म कर दे, बाबर कर दे, शहीन डेथ ओवर्स निकाल दे, हमें ना इन पे कॉन्फिडेंस नहीं आना, सीधी सी बात है। अब ये आज पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा परफॉर्म करके कल को आप इनको इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डाल दें, ये वहां फंबल कर देंगे, वहां ये कोलैप्स कर देंगे। हमारी मजबूरी है पाकिस्तान फैंस की कि हमारी अब इंटरनेशनल क्रिकेट कोई नहीं है, तो हमें अब कुछ तो देखना है ना एंटरटेनमेंट के लिए। सो पीएसएल हम देखेंगे, इंजॉय करेंगे। हर मैच में आपका भाई लाइव भी आ रहा है और मैच के बाद हमारी वीडियो भी आएगी, यानी जैसे हमने T20 वर्ल्ड कप कवर किया था कंप्लीट, इंशाल्लाह उसी तरीके से मैं पाकिस्तान सुपर लीग भी कवर करूंगा। सो बाबर आजम, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप रन्स करें, अपनी टीम को फ्रंट से लीड करें, और पेशावर ज़ल्मी बहुत सालों से इंतजार कर रही है कि दोबारा वो पीएसएल की ट्रॉफी उठाएं। सो बाबर को ऊपर से रन्स करने पड़ेंगे। बट मेरा आपसे सवाल ये है कि बाबर को इस टीम में कहां, किस नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि नीचे इनके पास कुछ ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो थोड़ी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव क्रिकेट खेल सकते हैं ऊपर। तो क्या बाबर को वन डाउन खेलना चाहिए या एज एन ओपनर खेलना चाहिए, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताओ। जहां मैं ओपनिंग की बात कर रहा हूं, वहां मुझे इस चीज की बड़ी तकलीफ है कि पेशावर ज़ल्मी ने साइम अयूब को अपने हाथ से जाने दिए। यार साइम अयूब की कुछ 2-3 कंडीशंस थी, वो मान लेते। अब ठीक है, साइम का T20 वर्ल्ड कप कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया, थोड़ा सा उसका डिप आया है, बट आपको पता है कि साइम अयूब एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसने आपको पे बैक इंशाल्लाह करना ही करना है। मतलब आप साइम अयूब को कौन सी फ्रेंचाइज जाने देगी यार अपने हाथ से। आई डोंट केयर आपने किसको छोड़ना था, किसको रिलीज करना था, साइम अयूब को छोड़ना इस टाइम सिर्फ एक बेवकूफी थी। और पेशावर ज़ल्मी 2-3 साल के बाद ये गलती रियलाइज करेगी। उसके बाद इनकी टीम में पाकिस्तान की एक रेड हॉट प्रॉपर्टी है T20 की, सुफियान मुकीम। आप देखो 4.5 करोड़ का सुफियान मुकीम बिका हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग में, और ये पाकिस्तान टीम का अब परमानेंट मेंबर नहीं है। जाहिर बात है, अगर कोई 4.5 करोड़ का बिका है, और चलो आप 1 मिनट के लिए ये भी साइड पे कर दो, वो 4.5 करोड़ का नहीं भी बिका, तो जितनी जबरदस्त बॉलिंग सुफियान मुकीम करने का स्किल रखता है उस पर तो आपको कोई डाउट नहीं है ना। तो सुफियान मुकीम बहुत बड़ी ज्यादती है। अगेन कल मैंने अब्बास आफरीदी के बारे में भी यही कहा था कि ये इन बच्चों का नुकसान नहीं है, ये पाकिस्तान का नुकसान है। क्योंकि जब आप हारते हैं तो एज ए कंट्री ये बात होती है कि पाकिस्तान हार गया, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं होती कि फलां बंदा हार गया। आप वही 2-3 बॉलर्स के अराउंड चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। शहीन आ गया, नसीम आ गया, शदाब आ गया, मतलब पूरा साल प्लानिंग किसी और बंदे के साथ आपकी चल रही होती है, बच्चों के साथ, और एकदम शदाब साहब आ जाते हैं, एकदम वही नसीम, वही शहीन। हम कुछ नया बनाने की कोशिश ही नहीं करते। यानी एशिया कप एक हाई इंटेंसिटी टूर्नामेंट के बाद फिर भी आपके सीनियर्स ही खेल रहे थे पाकिस्तान टीम में। क्या इन्होंने टीम बनानी है? अभी ओडीआई वर्ल्ड कप है, आपके कोच ने आपको बेवकूफ बनाया ये कह के कि नहीं वो हमने कुछ लड़कों को ट्राई करना था। तीसरे मैच में आइडियल अपॉर्चुनिटी थी, अव्वल तो गाजी गौरी को नहीं होना चाहिए था। मुझे 100% मैं श्योर हूं आपको मेरी ओपिनियन याद है गाजी गौरी के बारे में, लेकिन अगर वो टीम में था तो उसको विकेट कीपिंग करवाते यार, उसको आपने विकेट कीपिंग ही नहीं करवाई। तो क्या ये लोग टीम बनाते हैं? तो सुफियान मुकीम, जानू मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप वर्ल्ड कप में ना अपनी जगह दरवाजे तोड़ के बनाओ। अगले वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, और वो कैसे होगा? हर जगह एक्सेप्शनल बॉलिंग करके कि आपके ऊपर किसी को डाउट ही ना हो कि यार सुफियान तो अब कंफर्म है पाकिस्तान टीम में, और सुफियान एक ऐसा टैलेंट है जो T20 में तो 100% आपका मेंबर होना चाहिए, ये वनडे में भी आपको पूरी बॉलिंग करके देगा। स्पिनर को क्या है यार, स्पिनर को एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, और वो कॉन्फिडेंस आएगा
टाइम के साथ। लेकिन क्या ये मैनेजमेंट, ये कप्तान, अब जब मैं कप्तान कह रहा हूं, मैं आगा की बात भी कर रहा हूं, मैं शाहीन की बात भी कर रहा हूं, क्या ये कॉन्फिडेंस दे सकते हैं अपने बच्चों को? इस पे मुझे डाउट है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस मैनेजमेंट ने ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर 2-3 बच्चों को कहा था कि आप पाकिस्तान टीम से बाहर नहीं जाएंगे जब तक हम हैं, क्योंकि आप टीम के लिए कुर्बानियां देते हैं। और अब वो बच्चे टीम में नहीं है, तो इन पे कोई बच्चा ट्रस्ट नहीं कर सकता। सो आपके हाथ में सिर्फ बॉल है सुफियान मुकीम, आपने टॉप पे फिनिश करना है। अच्छा, मुझे इन पे फिर भी भरोसा नहीं है। आप टॉप पे भी फिनिश कर देंगे ना, तो ये ऐसे लोग हैं आकिब जावेद वगैरह, ये कह देंगे आपकी फील्डिंग गंदी है। वो कामरान गुलाम को बाहर निकालने की वजह इन्होंने क्या मार्केट में फैलाई कि वो फील्डिंग बड़ी माठी करता है, एडे तुसी सारे जॉन्टी रोड रहंदे नहीं। पाकिस्तान तो मशहूर ही नहीं है अच्छी फील्डिंग के लिए। मुझे बताएं पिछले 10 साल में पाकिस्तान के अच्छे फील्डर्स कौन से हैं जिन पे आप आंखें बंद करके यकीन कर लें कि यार ये टॉप का फील्डर है? आई थिंक इस जनरेशन में नंबर 1 होगा शादाब खान, एक्सेप्शनल फील्डर। मतलब जब कैच या थ्रो शादाब खान के पास जाए, मुझे बड़ी हद तक यकीन होता है कि ये थ्रो भी करेगा और ये अच्छा कैच भी पकड़ेगा। सो आपके पास इतने ज्यादा कोई बहुत अच्छे फील्डर नहीं है। अगर मैं आज से कोई 15-16-20 साल पीछे चला जाऊं, 15-16 साल पीछे चला जाऊं, तो इमरान नजीर बड़े अच्छे फील्डर थे। तो आपके पास बड़े कम अच्छे फील्डर्स आए हैं भाई। तो ये क्या आपने फजूल बहाना बनाया है कामरान गुलाम को बाहर निकालने के लिए कि इसकी फील्डिंग माठी है? ये बेवकूफों वाली बातें हैं। उसके बाद इनकी टीम में अब्दुल समद हैं, जिनको डेब्यू करना चाहिए था पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शायद होना चाहिए था, या इनको या न्याजी को, लेकिन आपने इनको वनडे का यहां पे डेब्यू करा दिया। और अब्दुल समद पिशावर जल्मी इनको बहुत ज्यादा बैक करेगी एक दफा दोबारा। सो जब आप पाकिस्तान से खेल चुके होते हैं ना, आपके अंदर एक वो जो प्रेशर होता है वो काफी हद तक कम हो गया होता है। वो मैं चाहता हूं कि अब्दुल समद यहां पे आके दिखाए कि यार अब मैं पाकिस्तान से खेल चुका हूं, अब मैं आपको डिफरेंट बीस्ट ही दिखूंगा। अब्दुल समद का सीधा सीधा मुकाबला इरफान खान नियाजी के साथ है। मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि आप पहले जिसको डेब्यू करवाते हैं उसको पहले मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान ने इनको बड़ा मिक्सअप कर दिया है। पहला हक बनता था नियाजी का, आपने उसको ड्रॉप किया और फिर आप अब्दुल समद को लेके आए। 4-5 साल के बाद अल्लाह ना करे होना यह है कि ना समद बनेगा ना नियाजी बनेगा। अब इन लोगों का सैंपल साइज ऐसा है, ये करते हैं ऐसी हरकतें, मुझे इन पे यकीन नहीं है। ये तो टॉपर को बाहर निकाल देते हैं फील्डिंग का बहाना बना के, तो मुझे यकीन ही नहीं है। लेकिन अब्दुल समद को इस पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अली रजा आपके अंडर 19 के बॉलर, और मैंने काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे ये पढ़ा अमेजिंग एशिया कप के दौरान, बल्कि पिछली पीएसएल के दौरान, कि अली रजा इज रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान। यही हमारा मसला है, हमारा क्रिकेट बोर्ड और हमारे अवाम, हम ना सेम है, हम एक पेज पे हैं। हमें कच्चे फल खाने की आदत है। आपने पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज में भी कच्चे फल खाए, आपने बच्चों को बहुत पहले भेज दिया। अब गाजी गौरी जब मेरी वीडियोस देखता होगा, या साद मसूद ने जब मेरा ओपिनियन सुना होगा अपने बारे में, तो उनको कोई अच्छा फील तो नहीं हुआ होगा। बट आई कैन नॉट हेल्प इट भाई, आपको टाइम से पहले पाकिस्तान में खिला दिया गया है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट दीज किड्स, ये बच्चे हैं, ये प्लेयर्स हैं, तो हम हैं। हमारा इनके साथ मतलब ये क्रिकेट खेलेंगे तो हमारा काम चलेगा। तो मेरे लिए तो ये सारे प्लेयर्स मेरे दिल के बड़े करीब हैं कि ये अच्छा ही परफॉर्म करें, हमारी क्रिकेट फलती फूलती रहे। लेकिन जब टाइम से पहले आप डाल दोगे ना, तो मैं यहां पे बैठ के जस्ट इसलिए आपको बैक नहीं कर सकता कि आप यंगस्टर हो, क्योंकि आपसे बेहतर प्लेयर्स मौजूद थे जिनको नहीं डाला गया। अब्दुल समद कह रहा हूं, अली रजा अच्छे बॉलर हैं, लंबे हैं, थोड़ी बहुत इनको जब कुट पड़ती है तो इनको मैंने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया है। इनके पास प्लान बी होता है, और इस पीएसएल में हमने लाइव हर मैच करना है। मैं लाइव आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा। मैं क्या प्रूव करूंगा, अली रजा प्रूव करेगा। जब इसको कुट लगेगी ना, और कुट लगती है T20 क्रिकेट में, ऐसा नहीं है कि इसको किसी मैच में कुट नहीं लगेगी, हर दूसरे तीसरे मैच में एक्सपेंसिव जाएगा, आपको ये कम बैक करता नजर आएगा। यानी आपको मैं पीएसएल से भी 6 दिन पहले बता रहा हूं, अगर अली रजा को 1-2 छक्के लगे, ये उसी ओवर में आपको अच्छा कम बैक करके दिखाएगा। अब आई होप कि करके दिखाई, लेकिन इसके बारे में मैंने नोट किया कि ये करता है कम बैक। अच्छा, उसके बाद इनकी
डायरेक्ट साइनिंग ऑस्ट्रेलिया के एरन हार्डी, बहुत हैंडी ऑलराउंडर हैं। आपने इनको बिग बैश में पर्थ की टीम से देखा है, बहुत तजर्बा है इनको खेलने का। ऑस्ट्रेलिया से ऑब्वियसली T20 इंटरनेशनल भी खेले हुए हैं। एक मंजा हुआ T20 का ऑल राउंडर है। 99 मैचों में ओवरऑल इसकी 56 विकेटें हैं और तकरीबन 1800 प्लस 1855 रन हैं। छक्के छुक्के भी लगा लेता है, कोई 70 छक्के हैं, 149 चौके हैं। सो एक ऐसा करेक्टर है ये जो ऑन द डे आपको पूरा बॉलर है और पूरा बैटर है। किसी दिन किसी भी रोल में ये मैच जितवा सकता है। काफी स्मार्ट पिक थी। मेरा ख्याल है इनको पिक करने से पहले किसी ने तवक्को नहीं की होगी कि ज़ल्मी इनको डायरेक्ट साइन कर लेगा, लेकिन मेरा ख्याल है काफी हाजी अकरम को यहां पे थोड़ा सा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अच्छी पिक की है और पूरे सीजन के लिए ऑब्वियसली अवेलेबल हैं। आमिर जमाल पाकिस्तान के ऑलराउंडर, वंस अगेन एक ऐसा ऑलराउंडर आमिर जमाल जो अभी तक पाकिस्तान टीम में सेटल इन नहीं हो पाया। अब ये कितनी बड़ी नलायकी है पाकिस्तान टीम वालों की कि कोई प्लेयर सेटल इन नहीं कर पाते। मतलब आमिर जमाल आता है, आप जब शान मसूद की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया गए तो मुझे बताएं उस पूरे टूर में जबरदस्त परफॉर्मेंस किन क्रिकेटर्स ने दी थी, एक्सेप्शनली इंप्रेस किया। एक आमिर जमाल था, दूसरा जिसने थोड़ा सा करेक्टर शो किया वो मीर हमजा था, और वो सेट ही नहीं हो पाते पाकिस्तान टीम में। और आप वाइट बॉल में भी देख लो, कामरान गुलाम वो 100 करता है वनडे में, टेस्ट में बाहर है। साउथ अफ्रीका में आप उसको नीचे भेजते हैं, नीचे आके भी तेज 50 करता है, फिर बाहर है। तो यानी इन लोगों को क्या करके हम दिखाएं एज प्लेयर्स कि हम इनकी गुड बुक्स में आ जाएं। बड़ी ज्यादती है कि आमिर जमाल अभी तक पाकिस्तान के किसी फॉर्मेट में हमें सेटल इन होता दिखा ही नहीं। हमें नहीं पता कि ये वनडे का प्लेयर है, ये T20 का प्लेयर है, ये टेस्ट का प्लेयर है। और अगेन माइक हेसन पे मुझे बड़ी हैरानगी होती है। यार भाई, तुझे इसलिए लाया गया था हेसन कि तू न्यूजीलैंड का बड़ा प्रोफेशनल कोच है। इसने न्यूजीलैंड की कोचिंग की हुई है, कीनिया कुछ अरसे के लिए गए थे, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वापस आ गए थे। RCB की कोचिंग की हुई है, तजर्बा तो है यार। तो भाई आमिर जमाल क्यों नहीं बन पाया यार अभी तक? ये अगेन इन प्लेयर्स का नुकसान नहीं है, ये हमारा नुकसान है। पेशावर ज़ल्मी इनको नया बॉल भी करवा सकती है एट टाइम्स अगर जरूरत पड़े, और पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने वो डेथ ओवर भी आखिरी किया था, इंग्लैंड के खिलाफ डिफेंड किया था, आखिर में भी ये बॉलिंग कर सकते हैं। और बैटिंग इनकी आपने थोड़ी बहुत झलक देखी है इनके इंटरनेशनल करियर में या ओवरऑल T20 क्रिकेट में। ही इज ए प्रॉपर कैरेक्टर एंड आई लाइक हिम। मैंने पहली दफा आमिर जमाल को कब नोट करना शुरू किया, जब पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे गई थी, आपको याद होगा शहीन्स की, उसमें मिस फील्डिंग हुई थी। तो ये इतने अग्रेसिव हो गए कि सीधा बॉल नहीं पकड़ा जाता यार तुमसे, क्या बच्चों वाली क्रिकेट खेल रहे हो। तो मुझे बड़ा मजा आया यार कि ये बंदा देखो इस लेवल पे भी, मतलब दिस इज नॉट पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम, ये छोटी टीम है आपकी, उसमें भी ये एक्स्ट्रा रन नहीं देना चाहता। तो बड़ा मुझे मजा आया ऐसा कैरेक्टर देखे। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। बल्ले के साथ ये रन्स करें और बॉल के साथ भी परफॉर्म करें। खुरम शहजाद आपके मंजे हुए डोमेस्टिक के प्लेयर हैं, नया बॉल बड़ा शानदार करते हैं। और जिस बंदे ने फर्स्ट क्लास में तगड़ी बॉलिंग की हुई है ना, मैं मान ही नहीं सकता कि वो वाइट बॉल में अच्छा ना हो। 71 फर्स्ट क्लास मैच हैं और 250 विकेटें हैं खुरम शहजाद की। हमने इनको पहले भी पाकिस्तान सुपर लीग में देखा हुआ है, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी ये पहले खेले हुए हैं और इन्होंने अच्छी बॉलिंग वहां पे की थी। अच्छा, हमने इनको कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से भी देखा, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की तरफ से ऑब्वियसली इनका ज्यादा बड़ा सैंपल साइज है। अच्छी चीज क्या है, पाकिस्तान से जब इन्होंने टेस्ट में भी डेब्यू किया, 6 मैच में 20 विकेटें ली हुई हैं, इंजरी आ गई थी इनको, जगह पे बॉल करते हैं। जो चीज मैं शहीन को सजेस्ट करता हूं कि शहीन भाई एक जगह पे बॉल करो। आप खुरम शहजाद को कहेंगे ना एक जगह पे 6 की 6 बॉलें कर, ये करेगा। और अगेन हम लाइव बैठे होंगे, ये मैं आपको लाइव प्रूव करके दिखाऊंगा कि देखना ये एक जगह पे बॉल करेगा, एक जगह पे बॉल बाइंड निकालेगा, एक जगह पे बॉल अंदर आएगी। सो ये वो क्रिकेटर्स हैं जो सारा साल डोमेस्टिक खेलते हैं, फर्स्ट क्लास को इज्जत देते हैं, और रेड बॉल पे इनका इतना बुरा हासिल है कि ये फिर वाइट बॉल ना पंजाबी ते कहते हैं तानू खंगन भी नहीं देंगे, तो वाइट बॉल ये अच्छी ही करेगा। सो मेरा ख्याल है खुरम शहजाद
एक पहला नाम मैं इस लिस्ट में नोट डाउन कर रहा हूं और मजा आएगा इनकी फास्ट बॉलिंग देखने का। पहला नाम फास्ट बॉलिंग के परस्पेक्टिव से, क्योंकि हमारा अभी तक फिलहाल खुरम शहजाद तक हम पहुंचे हैं, अभी तक हमारा मौकफ यही है कि बॉलिंग इनकी स्ट्रेंथ नहीं है ज़ल्मी की, लेकिन एक डिस्ट्रक्टिव बॉलर, अग्रेसिव बॉलर, अग्रेसिव से मतलब एक जगह एक लाइन को ना छोड़ने वाला, वो पहला नाम आप नोट डाउन कर लो। हालांकि बॉलिंग तो हार्डी भी कर लेता है, जमाल भी कर लेता है, लेकिन खुरम शहजाद मेरी लिस्ट में पहले नंबर पे होगा। उसके बाद मोहम्मद हारिस, पेशावर ज़ल्मी के विकेट कीपर बैटर, और पाकिस्तान से ऑब्वियसली आपने इनको पिछले कुछ महीनों में बहुत क्लोजली देखा है। एशिया कप में इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और अब दूर दूर आपको किसी तरफ ये नजर नहीं आ रहे। ये हारिस का नुकसान नहीं है, ये अगेन हमारा नुकसान है। हम अगर किसी को टीम में लाते हैं तो हमें उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। मतलब मुझे याद है एक टाइम पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हारिस के नंबर्स कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन आकिब जावेद उनकी छोटी छोटी नॉक्स को भी डिफेंड कर रहे थे, माइक हेसन उनके छोटे छोटे कैमियोज को भी डिफेंड कर रहे थे। हारिस का नंबर चेंज किया गया, उनको कुर्बानी देने का कहा गया, और आज वो पाकिस्तान टीम में नहीं है। अब हारिस ने गलतियां क्या की हैं? एशिया कप में जो उसने तिलक वर्मा का रनआउट मिस कर दिया ना, उस चीज की खार माइक हेसन निकाल रहा है, क्योंकि उसको पता है माइक हेसन को कि वो रन आउट हो जाता ना तिलक वर्मा तो मैच पाकिस्तान की जेब में था। लेकिन ये बच्चे गलतियां करेंगे, ये बच्चे गलतियां करेंगे, लेकिन अगले टूर्नामेंट में ये अप्लाई करने का स्किल भी रखते हैं। आप मुझे बताएं 2022 में जब पाकिस्तान टीम बिल्कुल कछुए की तरह खेल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता एक बंदे ने आके पूरी पाकिस्तान टीम में जान भरी थी कि भाई आप दलेर बनो, वो मोहम्मद हारिस था। मोहम्मद हारिस मेरी नजर में एक बल्लेबाज नहीं है, वो एक सोच का नाम है। सोच ये है कि जो ऑपोजिशन का सबसे बड़ा बॉलर है ना, इसको हम अटैक कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। आई विश मोहम्मद हारिस ऑल द बेस्ट। मैं इनकी विकेट कीपिंग में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखना चाहता हूं। मैंने वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज में नोट किया कि मोहम्मद हारिस ने ये सीधे 2-3 बॉल छोड़े, और वो देख के मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि विकेट कीपर ये वाली बॉलें नहीं छोड़ सकता भाई, सीधी बॉलें। अब पता नहीं दिमाग में कुछ और चल रहा था, ध्यान कहीं और था, लेकिन अगेन ये बच्चे सीखेंगे। इस PSL में इनकी विकेट कीपिंग और इनकी बैटिंग दोनों देखने का बहुत ज्यादा मजा आएगा। एंड आई होप कि पेशावर ज़ल्मी इनकी जो नेचुरल गेम है उनको बैक करें। इसके बाद इनकी टीम में खालिद उस्मान मौजूद हैं, पाकिस्तान के वन ऑफ द वेरी सीनियर प्लेयर्स जिन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे इतनी क्रिकेट खेली है। 40 साल इनकी उम्र है, अच्छी पिक है, तजर्बा है ऑब्वियसली। 144 मैचों में 412 विकेटें हैं, फर्स्ट क्लास में, स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। मतलब जिस बंदे की 400 प्लस विकेटें हों फर्स्ट क्लास में, और T20 में 99 मैचों में 86 विकेटें, यानी अगेन जो खुरम वाली बात मैं कर रहा था, एक जगह पे बॉल करनी इनको आती है। सो अगेन अभी तक हमारा मौकफ यही है कि बॉलिंग इनकी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन ये अगर ऑन द डे अच्छी बॉल कर गया, एक जगह से, एक एंड से सुफियान लगा हुआ है, दूसरे एंड से खालिद उस्मान लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल से भाई ये अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशली जब अर्ली ऑन विकेटें आपकी गिरती हैं ना, थोड़ी सी अर्ली ऑन जब आपकी विकेटें गिरती हैं, तो 2 स्पिनर अगर लग जाएं तो वो फिर आपको हिलने नहीं देते। खालिद उस्मान ऑब्वियसली कैन बैट एज वेल, इनके फर्स्ट क्लास में 300 भी हैं, और T20 में 122 का स्ट्राइक रेट है, 18 छक्के हैं, ओवरऑल 57 चौके हैं। तो बेसिकली बॉलिंग ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं। वेरी हैंडी पिक। मेरे ख्याल से ये 60 लाख में बहुत बड़ा एक ना क्या कहते हैं उसको, मेला लूट लिया हाजी अकरम साहब ने। उसके बाद अब्दुल सुबहान, अब्दुल सुबहान आपके पाकिस्तान अंडर 19 के फास्ट बॉलर हैं और राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, सिर्फ 18 साल इनकी उम्र है। सो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अब्दुल सुबहान के पास है, और अब्दुल सुबहान को इंस्पिरेशन बनाना है अली रजा को, क्योंकि अली रजा वैसे तो बच्चा है, यंगस्टर है, लेकिन अली रजा एक सैंपल साइज हो सकता है अब्दुल सुबहान के लिए, क्योंकि अब्दुल सुबहान भी ऑब्वियसली उसी कैटेगरी का प्लेयर है जिस कैटेगरी का अली रजा, लेकिन अली रजा ने क्योंकि पिछली पाकिस्तान सुपर लीग्स खेली हैं तो उनको सीखना है। एंड आई होप के
पेशावर ज़ल्मी की जो मैनेजमेंट है वो अली रज़ा को सुबहान के साथ साथ रखे और ये एक दूसरे के साथ अपना तजर्बा शेयर करें, और पाकिस्तान सुपर लीग हो और पाकिस्तान को कोई तगड़ा फास्ट बॉलर ना नजर आए। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होता। हमें तकरीबन हर हर सीजन में कोई ना कोई अपना बॉलर, चाहे पहले खेला हुआ है या नया है, थोड़ी बहुत हमें ना उसके अंदर करंट नजर आता है। सो आई विश अब्दुल सुभान ऑल द बेस्ट। इसके बाद इनकी टीम में भाई साहब जेम्स विंस हैं 3 करोड़ में। जेम्स विंस की बदमाशी से कौन नहीं वाकिफ। मतलब जिस दिन ये खड़ा होगा, ये ऊपर अकेला अकेला सब कुछ करेगा। मतलब अगर टीम ने ये सोचा ना कि यार हम 220 लगाएंगे, तो शायद 100 या 110-20 जेम्स विंस ही लगा दे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जेम्स विंस। मैंने इनके साथ काम किया हुआ है, प्रॉबेबली पता नहीं T10 लीग थी या PSL, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने इनको देखा हुआ है। हंसता नहीं है ये। एक तो हमारा शदाब है ना, वो हंसता रहता है, लेकिन ये जेम्स विंस हंसता नहीं है। मैंने 7-8 दिन इसको नोट किया है। लिफ्ट में अक्सर नजर आ जाता था, पता नहीं दुबई था या कराची, पाकिस्तान सुपर लीग, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। 3-4 साल पुरानी बात है, लेकिन मैंने इसको कभी हंसते हुए नहीं देखा। और वो गुस्सा ये बल्ले से भी निकालता है। मतलब जो अकेला खड़े होकर ये मारता है। आपने इसकी बैटिंग देखी है पाकिस्तान सुपर लीग में। मेरे ख्याल से जो हम बात कर रहे थे ना कि टॉप ऑर्डर इनका बड़ा हैवी है, उस हिसाब से जेम्स विंस मेरा ख्याल है काफी जबरदस्त पिक हैं और अकेले मैच साइड पे लेके जा सकते हैं। उसके बाद माइकल ब्रेसवेल, न्यूजीलैंड के, पहले भी पाकिस्तान सुपर लीग में खेले हुए हैं। बॉलिंग पाकिस्तान सुपर लीग में इन्होंने एट टाइम्स अच्छी नहीं की, लेकिन अच्छे बॉलर ही हैं ये। इंजरी से वापस आ रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में आपको याद होगा वो मैकॉन्की जो आया था, वो माइकल ब्रेसवेल बाहर हो गए थे पहली गेम के बाद। अब ये फिट हो गए हैं और ये अवेलेबल होंगे पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। वेरी हैंडी ऑलराउंडर वंस अगेन। और इनको इन कंडीशंस का पता है, सब कॉन्टिनेंट का पता है, पाकिस्तान की कंडीशंस का पता है। एक जगह पे बॉल करना जानते हैं और बैटिंग भी नीचे से आके एक वो फिनिशर वाला रोल अदा कर सकते हैं। उसके बाद कुसाल मेंडस हैं श्रीलंका के। मेरा ख्याल है कि कुसाल मेंडस को पिक करना पेशावर ज़ल्मी को बहुत फायदा पहुंचाएगा। कुसाल मेंडस इतना एक्सपीरियंस्ड कंपेनर है श्रीलंका का, जो मैच को बनाना जानता है। मतलब किसी मैच में अगर ज़ल्मी के ऊपर से 10 पे 3 आउट हैं और कुसाल मेंडस खड़ा हुआ है, तो हम लाइव में बैठ के ये उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीतेगी। सो कुसाल मेंडस अच्छी कवर ड्राइव्स भी हैं, अच्छी पुल शॉट भी है, लेट कट खेलते हैं बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। हमने इनका सैंपल साइज बहुत ज्यादा डिस्कस किया जब हम श्रीलंका के मैच की लाइव स्ट्रीम करते हैं। ही हैज ऑल द शॉट्स, मतलब शॉट थर्ड अंदर होता है, ये हल्की सी लेट कट करके ये जो चौका मारता है ना, बड़ा मजा आता है इसको देखने का। उसके बाद इफ्तिखार अहमद। हाय इफ्तिखार अहमद, पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन इफ्तिखार अहमद कि कितनी क्रिकेट है पाकिस्तान से। मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर इफ्तिखार ने ये PSL बड़ी अच्छी खेल दी तो वो पाकिस्तान टीम में कम बैक कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। इफ्तिखार अहमद मुझे शुरू से बहुत ज्यादा पसंद थे, या थोड़े बहुत हैं भी। बल्कि मुझे याद है मेरे एक दोस्त थे, उनको इफ्ती बिल्कुल नहीं पसंद था, और मैं डिफेंड करता था कि यार ये इफ्ती बड़े मंजे हुए बैटर हैं, ये लंबे लंबे छिक्के लगाते हैं एफटी भाई। और लगाए भी हैं उन्होंने MCG में इतने लंबे छिक्के यार। लेकिन अगेन मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको ये देखना होता है कि आपके पास बेहतर ऑप्शंस कौन सी हैं। आगे T20 वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा दूर है यार, 2 साल हैं। मेरे ख्याल से आपके पास अच्छी कुछ ऑप्शंस डोमेस्टिक में मौजूद हैं जिनके इर्द गिर्द आपको टीम बनानी चाहिए। लेकिन इफ्ती इज ए प्रॉपर करेक्टर। मजा आएगा इफ्ती के लंबे लंबे छक्के, और ऑफ स्पिन भी आपको पता है ये अच्छी ही करवाते हैं हमारे यंगस्टर इफ्ती भाई। उसके बाद हमारा बांग्लादेश का नहीद राणा, जिसने पंजा लगा दिया था हमारे अगेंस्ट। अच्छा बाय द वे, आज मैं सुबह खबर पढ़ रहा था कि अभी बांग्लादेश गवर्नमेंट के अप्रूवल का इंतजार किया जा रहा है बांग्लादेश प्लेयर्स को रिलीज करने के लिए कि इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग खेलनी है। वो जो आजकल सब कॉन्टिनेंट के हालात हैं, ईरान वगैरह के और पाकिस्तान अफगानिस्तान वगैरह के भी, लेकिन दे देगी बांग्लादेश इजाजत। लेकिन जब मैंने ये खबर पढ़ी ना कि बांग्लादेश क्रिकेटर्स इंतजार कर रहे हैं गवर्नमेंट का, तो मुझे आया कि हम तो इनके लिए दुनिया से लड़ पड़े थे, और ये कैसी खबर आई है कि बांग्लादेश अपनी गवर्नमेंट का इंतजार कर रही है। अभी तो मतलब पाकिस्तान पाकिस्तान पांव रखे और बांग्लादेश नीचे हाथ रखेगा, सर प्लीज वेलकम आप आए। इस हद तक पाकिस्तान डिजर्व करता है
इनसे वो इज्जत जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को आंखें दिखाई है ये T20 वर्ल्ड कप में कि बांग्लादेश होगा तो हम बात करेंगे, फिर बांग्लादेश को आईसीसी का इवेंट आगे मिलना है पाकिस्तान की वजह से। तो ऐसी बातें बांग्लादेश से आना, देखो मेरा ना बांग्लादेश के ऊपर उस तरह से यकीन नहीं है। मैंने जब पाकिस्तान ने स्टैंड लिया बांग्लादेश के साथ, मैंने तब भी आपको एग्जांपल दी थी कि माजी में कभी भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, तो लोग आके कहते थे नहीं वो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी। यार अब तो नहीं है ना, अब तो नहीं है ना, तो ऐसी बातें क्यों आती हैं बाहर? आप देखो कि जिस तरह क्या कहते हैं उसको, मेरे जेहन से बात निकल गया, मैं क्या एग्जाम्पल देने लगा था पता नहीं, मेरे जेहन से बात निकल गई है एकदम, मेरे जेहन में कोई पॉइंट आया था निकल गया, क्योंकि आगे कुछ नाम रहते हैं ना, अब उनकी बातें भी आगे चल रही हैं, याद आएगा तो मैं नहीद राना का दोबारा कवर कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद मिर्जा ताहिर बेग, भाई 60 लाख में अगेन इनको एक टॉप ऑर्डर का बड़ा जबरदस्त बल्लेबाज मिला है। हमने इनको लाहौर कलंदर्स की टीम में देखा है, लंबा बंदा है और जिस तरह ये मिड विकेट की रेंज में शॉट्स लगाते हैं ऑन द डे, ऊपर से 60-70 इतना तेज कर सकते हैं कि ऑपोजिशन के प्लान्स फेल कर देते हैं। सो मजा आएगा इनको देखने का। उसके बाद काशिफ अली हैं, हमने इनको पहले भी देखा है पाकिस्तान सुपर लीग में, अच्छे बॉलर हैं, एक जगह पे बॉल करनी इनको डेफिनेटली आती है। और ओवरऑल इनके रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं T20 में, तो भाई साहब इनके 15 मैचों में 8 विकेटें हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास में अगर आप देखो तो 50 मैचों में 145 विकेटें हैं। अभी उस तरह से इन्होंने दुनिया को अपना जलवा नहीं दिखाया, लेकिन अगेन जो मैं कहता हूं ना कि मेरा एक बिलीव होता है हमेशा से कि जो बंदा फर्स्ट क्लास में एक तजर्बा रखता है ना, उसको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी सेट इन होने में। अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है T20 में, 15 मैचों में 8 विकेटें, मतलब अभी तक इस लिस्ट में हमने खुरम शहजाद को देखा है, अगर स्पिन डिपार्टमेंट की बात करूं हमने खालिद उस्मान को देखा है, हमने माइकल ब्रेसवेल की स्पिन की बात की, हमने इफ्ती की ऑफ स्पिन की बात की, नहीद राना अगर सारा सीजन खेलते हैं। अब लेट्स सी के नहीद राना को क्या बांग्लादेश अलाउ करता है कि नहीं कि वो सारा सीजन खेलें, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी किसी क्रिकेटर को फुल एनओसी मिल जाता है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड की एक फ्रेंचाइज के साथ एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार ये हमारा एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है, ये सारी गेम्स नहीं खेलेगा, इसका वर्कलोड आपने थोड़ा सा मैनेज करना है कि 2 मैचों के बाद रेस्ट करवा दी, फिर 5वें मैच में ले आए, इस तरह करके। सो सैंपल साइज थोड़ा कम है काशिफ अली का, बट लेट्स सी। उसके बाद शाहनवाज दहानी, मुझे बड़ी तकलीफ है कि शाहनवाज दहानी के नाम के आगे 60 लाख लिखा हुआ है। शाहनवाज दहानी 2-2.5-3 करोड़ पे जाने वाला बंदा है, और शाहनवाज दहानी अभी तक पाकिस्तान में सेटल इन नहीं हो पाया। ये पाकिस्तान का नुकसान है। शाहनवाज दहानी इज ए करेक्टर, उसकी सेलिब्रेशन से बड़े लोगों को मसला होता था। एक तो हमारा ना यहाँ पाकिस्तान में एक दूसरे से जेलस होने का बड़ा अनफॉर्चुनेट एक अजीब है यार, पता नहीं हम क्यों जेलस होते हैं। इमरान ताहिर सेलिब्रेट करे भाग के तो वाह क्या बात है, दिस इज समथिंग यूनिक, और शाहनवाज दहानी सेलिब्रेट करे तो ये शोखा हो रहा है। कितनी ये अजीब बात है, इतना कॉन्फिडेंस है शाहनवाज दहानी में, वो मतलब आपको जिस बंदे की पर्सनैलिटी के अंदर कॉन्फिडेंस हो ना, वो हेडन फैमिली के साथ भी खुल के बात करता है, और ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो MS धोनी से बात कर लेता है। जिन करेक्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस हो ना भाई, वो परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि उनको अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी के अंदर यकीन होता है। और कुछ क्रिकेटर होते हैं जिनकी बैटिंग बड़ी दबी दबी सी होती है, डरपोकों वाली, और उनकी पर्सनैलिटी के अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। वही चीज आप यहां पे अप्लाई करो। दहानी का अभी तक पाकिस्तान टीम में परमानेंट मेंबर ना बनना, ये हमारा नुकसान है। इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है शाहनवाज दहानी अपने सारे इंटीरियर सिंध के लिए, मतलब उस बच्चे को, शाहनवाज दहानी को रिप्रेजेंट करना था अपने पूरे सूबे को। और जब आप इस तरह की सोच रखते हो ना, आप इंस्पायर करते हो लाखों करोड़ों लोगों को। बड़ी मुझे तकलीफ है, और मेरी दिल से दुआ है कि पेशावर जल्मी में शाहनवाज दहानी बिल्कुल अलहदा दिखे। मैं हर मैच में ये कोशिश करूंगा, ये दुआ करूंगा कि दहानी को मैं बैक करूं, और मैं इसको पाकिस्तान टीम में देखना चाहता हूं। मुझे ये बड़ा पसंद है, और फिटनेस के ऊपर इतना जबरदस्त काम कर रहा है, आपको एक अच्छी शेप में नजर आ रहा है। देखो अगर आप पाकिस्तान अगर आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा है ना, तो फिटनेस पे काम करना कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए, लेकिन अगर आप टीम से बाहर हैं तो खुद को डिसिप्लिन रखना
ये शो करता है कि आप कितने तगड़े माइंडसेट के बंदे हैं। उसके बाद फरहान यूसुफ की आपने पिछले दिनों अनाउंसमेंट देखी, 60 लाख में पाकिस्तान अंडर 19 के प्लेयर हैं। अगेन लेट्स सी कि इनको पेशावर ज़ल्मी अपनी टीम में कहां पे मौके देती है और कितने मौके देती है, लेकिन इंटरेस्टिंग पिक है। पहले इनको पिक हो जाना चाहिए था, लेकिन मजा आएगा अगर इनकी बैटिंग यहां पे चली, क्योंकि हमें देखो एज ए नेशन वी नीड बैटर्स। बॉलर्स आपके पास कहीं ना कहीं क्यू में लगे हुए हैं, ये अली रजा वगैरह ये कहीं ना कहीं क्यू में लगे हुए हैं। आपको पता है यार, कुछ ऑप्शन हैं, अभी वसीम जूनियर की क्रिकेट बहुत ज्यादा बाकी है, अब्बास अफरीदी को अगर ये चांसेस दें, मीर हमजा को अगर ये ज्यादा चांसेस दें, आकिफ जावेद को अगर ये चांसेस दें, बॉलिंग आपके पास है, हमें मसला है बैटिंग में। तो फरहान यूसुफ को अगर चांसेस मिलते हैं इंशाल्लाह, और अगर ये बल्ले से रन करते हैं, तो हमें एज ए नेशन बड़ी एक खुशी की वो हमारे लिए बात है। उसके बाद आखिरी प्लेयर है इनकी टीम में बांग्लादेश के बॉलर शरफुल इस्लाम, 60 लाख में। अगेन मुझे लगता है कि हाजी अकरम साहब ने यहां पे ना बहुत ही एक जबरदस्त पिक ली है, क्योंकि शरफुल इस्लाम कोई 1.5-2-2.5 करोड़ के करीब तो होता है, बड़ा तजर्बाकार बांग्लादेश का बॉलर है, नया बॉल बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो ये मेरा ख्याल है अगर सारे सीजन में अवेलेबल होते हैं तो अच्छा स्पेल कर सकते हैं ये। यू नेवर नो, आपको नहीद राना और शरफुल इस्लाम नया बॉल करते नजर आए। वैसे तो मुझे लगता है कि खुरम शहजाद पे ये ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। ओवरऑल इनकी टीम की अगर मैं आपको समरी बताऊं ना, तो टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, हैवी बैटिंग वाली टीम है ये। बॉलिंग में ये दुआ करेंगे कि बस हमारे बॉलर ज्यादा मार ना खाएं, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं कि पेशावर ज़ल्मी 220 करेगी, लेकिन 220 चेज भी करेगी। इस टूर्नामेंट में एक टीम और है जिनकी बॉलिंग पे मुझे बड़े मसले मसाइल नजर आते हैं। पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग वीक नहीं है, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ नहीं है इनकी बॉलिंग। अच्छा, कल है पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला ईद, ईद का पहला दिन है, हमारी कल कोई वीडियो नहीं आएगी। ईद के दूसरे दिन भी हमारी कोई वीडियो नहीं आएगी। ईद के तीसरे दिन रात को 7 बजे मैं आपके लिए वीडियो रिलीज करूंगा। 7:30 कहना था, लेकिन चलो मेरे मुंह से 7 निकल गया। अब मैं अपने लफ्ज वापस नहीं लूंगा, वैसे भी 2 दिन की ब्रेक के बाद आएंगे ना, तो आधा घंटा पहले आपको वीडियो दे दूंगा, क्या ही बात है। सो 7 बजे परसों ईद के तीसरे दिन वीडियो आएगी, और उस वीडियो में आप किस टीम के ऊपर मुझे बात करते हुए देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह ताला मजा आएगा आपको ईद के तीसरे दिन वाली वीडियो में। वंस अगेन मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। जिन लोगों ने आज ईद का पहला दिन मनाया, मैं उम्मीद करता हूं आपका बहुत अच्छा दिन गुजरा होगा, और कल पाकिस्तान में पहला दिन है। आप सबको मेरी तरफ से जफ्फी डाल के एडवांस में ईद मुबारक। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, कल ईद का ड्रेस पहन के, भाई एक फॉर्मेलिटी वाली तस्वीर होती है ना कि मैंने इस कलर के कपड़े पहने हैं। अच्छा, मुझे भी ये नहीं पता कि मेरे शलवार कमीज का कलर क्या है। वो 3-4 नई शलवार कमीजें पड़ी हुई हैं। अब हम एज के उस हिस्से में हैं जहां पे हमें हर ईद से पहले नई शलवार कमीज नहीं लेनी होती, तो ऑलरेडी मैं शलवार कमीज बहुत कम पहनता हूं। 3-4 वैसे ही मेरे पास नई पड़ी हुई हैं जो मैंने कभी भी नहीं पहनी, उनमें से कोई एक पहन लूंगा, और सुबह ईद की हमारी जो तस्वीर होगी वो हम इंशाल्लाह ताला ईद की नमाज के बाद अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे। इंशाल्लाह ताला ईद के तीसरे दिन रात को 7 बजे वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। ईद मुबारक, गुड नाइट।